जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त केबी और स्टैटिक जीके के एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो से हम लोग अपने पड़ोसी देशों के बारे में जानना शुरू करेंगे। वैसे भी हम भारतीयों की ये रुचि भी होती है कि हमारे पड़ोसी के यहाँ पर क्या है उसके बारे में हमें पता हो। तो फिलहाल यह वीडियो आपके एग्जाम के लिए है, यानी कि अगर आप आरआरबी एनटीपीसी या फिर एसएससी सीजीएल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो फिर आपके लिए यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। तो पूरा वीडियो बहुत ही ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो में हम लोग चीन की स्थिति और विस्तार के बारे में, यहाँ का राष्ट्रीय प्रतीक क्या है, इसके संक्षिप्त इतिहास और भूगोल के बारे में, यहाँ की शासन प्रणाली कैसी है, नदी, पर्वत, कृषि उत्पाद, इसके अलावा जो भी यहाँ के मिनरल्स हैं उन सभी से संबंधित जो भी तथ्य आपकी परीक्षाओं में पूछे गए हैं या फिर पूछे जाने की संभावना है, उन सभी को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ही ध्यान से देखिएगा और सबसे जरूरी, अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो इसे लाइक करने के साथ अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर भी जरूर कीजिएगा। तो चलिए अब हम लोग इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो पहले हम लोग यहाँ पर समझेंगे पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना और रिपब्लिक ऑफ चाइना के बारे में। तो ये दोनों टर्म आपने सुने होंगे, तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी कहा जाए पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना तो हम बात कर रहे हैं इस मेन लैंड चाइना की। ये जो आप पूरा रीजन देख रहे हैं ये हमारा है पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। लेकिन अगर आपको कहीं पर लिखा हुआ मिले रिपब्लिक ऑफ चाइना तो इसका मतलब है हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर जो छोटा सा देश है ताइवान, इसकी। तो दोनों के बारे में आपको ध्यान रखना है। पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना का मतलब है मेन लैंड चाइना और रिपब्लिक ऑफ चाइना का मतलब है ताइवान। तो इन दोनों के बारे में आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहले बात करते हैं चीन की राजधानी की। तो इसकी राजधानी आपको बीजिंग में मिलेगी। मुद्रा यहाँ की है रेनमिनमी या फिर युआन भी आप कह सकते हैं। राष्ट्रपति वर्तमान में है शी जिनपिंग। कौन है? शी जिनपिंग यहाँ के राष्ट्रपति हैं और यहाँ पर पीएम का पद नहीं होता है। तो पीएम के स्थान पर यहाँ पर प्रीमियर का पद होता है और वर्तमान में चीन के प्रीमियर हैं ली केकियांग। क्या नाम है? ली केकियांग। तो राजधानी हो गई बीजिंग में, मुद्रा हो गई रेनमिनमी, राष्ट्रपति हो गए शी जिनपिंग और प्रीमियर यहाँ के हैं ली केकियांग। अब हम लोग थोड़ा सा आइए चीन की स्थिति को समझते हैं। तो चीन देश की अगर हम लोग बात करते हैं तो यह एशिया महाद्वीप के पूर्व में स्थित एक देश है। और अगर हम लोग इसके क्षेत्रफल की बात करते हैं तो इसका क्षेत्रफल है 95,96,961 वर्ग किलोमीटर। तो ये इसका पूरा क्षेत्रफल है। क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से रूस दुनिया का सबसे बड़ा देश है। कनाडा दूसरे स्थान पे है और उसके बाद में नंबर आता है चीन का। यानी कि क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से चीन दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा देश है। और हमारा देश किस स्थान पे है? तो हमारा देश है 7वें स्थान पर। वहीं आपको ध्यान रखना है कि अगर हम लोग पॉपुलेशन के अनुसार बात करते हैं, यानी कि जनसंख्या के अनुसार बात करते हैं, तो चीन विश्व का सबसे बड़ा देश है। तो दोनों पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से ये विश्व का तीसरा सबसे बड़ा देश है और जनसंख्या के दृष्टिकोण से ये विश्व का सबसे बड़ा देश है। अब चीन के थोड़ा सा अंदर हम लोग चलते हैं, यानी कि अगर हम लोग बात करते हैं पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की, तो यहाँ पर आपको कुल मिलाकर के 23 राज्य देखने को मिलेंगे। हालांकि चीन के द्वारा यहाँ पर 34 राज्य बताए जाते हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर कुल मिलाकर के 23 राज्य हैं। क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से अगर हम लोग बात करते हैं तो जिनजियांग यहाँ का सबसे बड़ा प्रांत है। ये आप देख सकते हैं, ये है जिनजियांग, जहाँ के उइगर मुसलमानों को लेकर के काफ़ी ज़्यादा सुर्खियाँ भी रहती हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि जिनजियांग यहाँ का सबसे बड़ा प्रांत है और गुआंगडोंग नाम का जो प्रांत है वह जनसंख्या के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा यहाँ का राज्य है। तो क्या आपको ध्यान रखना है कि कुल राज्यों की संख्या है 23। क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से जिनजियांग सबसे बड़ा है और गुआंगडोंग जनसंख्या के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा राज्य है। अब आइए समझते हैं जो चीन देश है यह कितने देशों के साथ में अपनी सीमा को साझा करता है। तो ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको मिलेगा चाइना नाम का देश। तो चीन की अगर हम बात करते हैं तो यह विश्व के कुल मिलाकर के 14 देशों के साथ में अपनी सीमा को साझा करता है। तो शुरुआत यहाँ से आप करिए, उत्तर कोरिया आपको मिलेगा, उसके बाद में रूस आ जाता है, फिर यहाँ पर आपको मंगोलिया मिलेगा, उसके बाद में कजाकिस्तान है, फिर यहाँ पर किर्गिस्तान है, फिर उसके बाद में आता है ताजिकिस्तान, छोटा सा हिस्सा आपका अफगानिस्तान का आता है, फिर पाकिस्तान हो गया,
उसके बाद में यहाँ पर भारत है, यहाँ पर आपको नेपाल मिलेगा, फिर यहाँ पर आपको मिलेगा भूटान। भूटान के बाद में म्यांमार हो गया, फिर है लाओस और उसके बाद में है वियतनाम। तो इन देशों के साथ में चीन अपनी सीमा को साझा करता है। तो देशों के नाम के साथ साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि कुल देशों की संख्या कितनी है। तो इनकी संख्या है 14 और चीन की सबसे लंबी सीमा है मंगोलिया देश के साथ में। यहाँ पर आपको मिलेगा मंगोलिया और इसके साथ में चीन सबसे लंबी सीमा बनाता है। तो ये आप देख सकते हैं थोड़ा और बेहतर ढंग से। यहाँ पर आपको नॉर्थ कोरिया मिलेगा, ये ऊपर आपको रूस मिल जाएगा, यहाँ पर है मंगोलिया, ये आपको मिलेगा कजाकिस्तान, उसके बाद में है किर्गिस्तान, फिर है ताजिकिस्तान और यहीं पर आपको अफगानिस्तान और मिल जाएगा पाकिस्तान। उसके बाद में हमारा देश भारत आ जाता है, फिर यहाँ पर आपको नेपाल मिलेगा, उसके बाद में यहाँ पर है भूटान, यहाँ पर आपको मिल जाएगा म्यांमार, फिर यहाँ पर है लाओस और ये आप देखिए ये है वियतनाम। तो इन देशों के साथ में चीन अपनी सीमा को साझा करता है। अब हम बात करेंगे चीन और भारत की सीमा के बारे में। तो पहले आप ये ध्यान रखेंगे कि भारत और चीन के बीच में जो सीमा है, यहाँ से लेकर के ये आप पूरा रीजन देखेंगे, ये यहाँ तक, उसके बाद में फिर यहाँ से शुरू होता है और ये आप देखेंगे ये पूरी सीमा है। तो अगर हम लोग यहाँ पर बात करते हैं कि चीन के साथ में हमारी जो सीमा है उसकी लंबाई कितनी है, तो इसकी लंबाई है 3488 किलोमीटर और इस लाइन को हम लोग कहते हैं मैक मोहन लाइन। क्या है? मैक मोहन लाइन भारत और चीन के बीच की सीमा का नाम है और ये जो सीमा है वह हमारे 5 राज्यों के साथ में लगती है। कौन कौन से राज्य हैं? तो यहाँ पर आप देखेंगे ये हमारा हो गया लद्दाख, उसके बाद में है हिमाचल प्रदेश, फिर यहाँ पर है उत्तराखंड। तो ये 3 हमारे हो गए। उसके बाद में है सिक्किम और फिर आता है अरुणाचल प्रदेश। ध्यान रखिएगा उत्तर प्रदेश के साथ में इसकी कोई सीमा नहीं है। इसके अलावा पश्चिम बंगाल या फिर असम राज्य के साथ में भी इसकी कोई सीमा नहीं है। तो कुल मिलाकर के 5 राज्य हैं, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, जिनके साथ में चीन अपनी सीमा को साझा करता है। और आपको ध्यान रखना है कि जो हमारे यहाँ की ITBP है यानी कि इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस, वह चीन की सीमा पर चीन से हमारी रक्षा करता है। तो इसके बारे में भी आपको ध्यान रखना है और ये सारे पॉइंट काफ़ी ज़्यादा आपकी परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। अब हम लोग बात करेंगे चीन की नदियों के बारे में। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है ह्वांगहो या फिर येलो रिवर के बारे में। तो चीन में आपको मिलेगा किंगहाई प्रांत, ये आप देख रहे होंगे, यहाँ पर है चीन का किंगहाई प्रांत। तो किंगहाई प्रांत से ह्वांगहो नाम की नदी निकलती है और उसके बाद में यह नदी निकलने के बाद में बोहाई सागर में जाकर के अपना जल गिराती है। यानी कि ये जो आपको सी दिख रहा है यहाँ पर, इसी का नाम है बोहाई सागर। तो ध्यान रखेंगे आप लोग, ह्वांगहो या फिर पीली नदी चीन के किंगहाई प्रांत के बयानहार की पहाड़ियों से निकलती है और बोहाई सागर में जाकर के अपना जल गिराती है। इस नदी की कुल लंबाई है 5464 किलोमीटर। यह एशिया की दूसरी और विश्व की 6ठी सबसे बड़ी नदी है। किसकी? एशिया की दूसरी और विश्व की 6ठी सबसे लंबी नदी है ह्वांगहो, या फिर इसे हम लोग पीली नदी के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद में दूसरी यहाँ की प्रमुख नदी है जिसका नाम है यांगसी नदी। क्या नाम है? यांगजी या फिर यांगसी नदी। इसकी बात करते हैं तो यह वहीं किंगहाई प्रांत के तंगुला की पहाड़ियों से निकलती है और उसके बाद में 63 किलोमीटर की यात्रा पूरी करने के बाद में पूर्वी चीन सागर में जाकर के ये अपना जल गिराती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है यांगसी नदी और लगभग पूरे चाइना को ट्रैवल करने के बाद में यह हमारे पूर्वी चीन सागर में जाकर के अपना जल गिराती है। इस नदी के बारे में आपको ये ध्यान रखना है कि एशिया की सबसे बड़ी नदी है यांगजी नदी। कौन सी? यांगजी नदी एशिया की सबसे बड़ी नदी है और दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी नदी है यांगजी नदी। चलिए आप नीचे कमेंट में बताइएगा कि दुनिया की 2 सबसे बड़ी नदी कौन सी है, दुनिया की 2 सबसे लंबी नदी कौन सी है, उनके नाम आपको नीचे कमेंट में लिखने हैं। तो यहाँ तक हमने 2 नदियों के बारे में देख लिया। एक तो हमारी है ह्वांगहो नदी और दूसरी हमारी है यांगसी नदी। एक नदी के बारे में आपको और ध्यान रखना है जिसका नाम है मेकांग नदी। तो मेकांग नदी की बात करते हैं तो लसाई गोंगा नाम का जो स्प्रिंग है वहाँ से निकल करके दक्षिण चीन सागर में जाकर के ये अपना जल गिराती है। यहाँ पर आपको मिल जाएगा दक्षिण चीन सागर। और इस नदी की खास बात है कि यह चीन के साथ साथ म्यांमार, लाओस, कंबोडिया
और वियतनाम देशों से होकर के गुजरती है। बाकी इन नदियों को आप लोग देखेंगे तो ये नदियाँ पूरी तरीके से चीन में ही बहती हैं। लेकिन मेकोंग नदी की बात करते हैं तो यह जो मेकोंग नदी है वह चीन के साथ साथ म्यांमार, लाओस, कंबोडिया और वियतनाम नाम के देशों से होकर के गुजरती है। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण पॉइंट आपको ये ध्यान रखना है कि जो चीन की यांगजी नदी है, यानी कि हम बात कर रहे हैं इस वाली नदी की, ये जो आपको बीच में दिख रही है ये है यांगजी नदी। इसके बारे में आपको ये ध्यान रखना है कि यह दुनिया की सबसे बड़ी नदी है। अगर हम लोग बात करते हैं किसी ऐसी नदी की जो कि एक देश में होकर के ही बहती है, जैसे कि अगर हम लोग दुनिया की बड़ी नदियों की बात करते हैं तो कई बार वो नदियाँ कई सारे देशों से होकर के बहती हैं। लेकिन यांगसी नदी के बारे में अगर हम लोग बात करें तो यह दुनिया की सबसे लंबी नदी है जो कि किसी एक देश से होकर के बहती है। तो इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। अब यांगसी नदी की बात हुई है तो इसके बारे में आप ये भी ध्यान रखेंगे कि चीन के द्वारा थ्री गॉर्जेस डैम नाम से इसके ऊपर एक बांध का भी निर्माण किया गया है। क्या नाम है इसका? थ्री गॉर्जेस डैम इसका नाम है। और यह इस वर्ष चीन में आए बाढ़ के कारण काफ़ी ज़्यादा चर्चा में भी रहा था। तो इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। तो थ्री गॉर्जेस डैम की बात करें तो इसमें कुल मिलाकर के 22,500 मेगावाट की बिजली का उत्पादन भी किया जाता है और इसी कारण से यह विश्व का सबसे बड़ा हाइड्रो पावर स्टेशन भी है। कौन सा? थ्री गॉर्जेस डैम। तो इसके बारे में भी आपको यहाँ से याद रखना है। अब हम लोग बात करेंगे चीन के मरुस्थल या फिर यहाँ के पर्वतों के बारे में। तो एक यहाँ का महत्वपूर्ण पर्वत है जिसका नाम है कुनलुन पर्वत। क्या नाम है? कुनलुन पर्वत। तो ये आपको मिलेगा तिब्बत में, यानी कि ये जो रीजन है तिब्बत, वहाँ पर आपको मिलेगा और इसकी लंबाई है 3000 किलोमीटर। और सर्वोच्च शिखर के बारे में आप ध्यान रखेंगे तो इसके सर्वोच्च शिखर का नाम है ल्यूसीसॉन। क्या नाम है? ल्यूसीसॉन यहाँ के सर्वोच्च शिखर का नाम है जिसकी ऊंचाई है 7167 मीटर। क्या नाम है? 7167 मीटर। बाकी यहाँ पर आपको एक मरुस्थल भी मिलेगा और इस मरुस्थल का नाम है तकला मकान। क्या नाम है? तकला मकान डेजर्ट, जो कि आपको चीन देश में देखने को मिलेगा। तो यहाँ तक हम लोगों ने नदियों के बारे में जान लिया, इसकी स्थिति के बारे में जान लिया, विस्तार के बारे में समझ लिया। अब हम लोग चलेंगे थोड़ा सा चीन की इतिहास की तरफ। तो इतिहास में हम लोग केवल उन्हीं पॉइंट को डिस्कस करेंगे जो कि आपकी परीक्षा में पूछा गया है। तो अगर हम लोग चीन के इतिहास की बात करते हैं तो यहाँ का जो इतिहास है वह लगभग 22.5 लाख वर्ष पुराना है। कितने वर्ष? 22.5 लाख वर्ष पुराना है। और चीन के इतिहास की बात हो तो इसकी जो दीवार है यानी कि द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना है, इसके बारे में भी बात करनी आवश्यक है। तो आप ध्यान रखेंगे कि 220 से लेकर के 206 बीसी के बीच में किन वंश के एक शासक थे जिनका नाम था सिन हुआंग, और इन्हीं के द्वारा चीन की दीवार का निर्माण कराया गया था। इस दीवार की बात करते हैं तो इसकी लंबाई है 8851 किलोमीटर। हालांकि अब काफ़ी इसका हिस्सा नष्ट हो चुका है, लगभग 6500 के आसपास ही बचा है, लेकिन इसकी जो उस समय की लंबाई थी वह थी 8851 किलोमीटर। और ये जो चीन की दीवार है यह यूनेस्को के धरोहर स्थलों की सूची में भी शामिल है। किसमें? यूनेस्को के धरोहर स्थलों की सूची में भी शामिल है चीन की यह दीवार। और आपको ध्यान रखना है कि यूनेस्को के सबसे ज़्यादा स्थल आपको चीन और इटली देश में मिलेंगे। तो चीन में यूनेस्को के स्थलों की संख्या है 55। ये भी आपको यहाँ से ध्यान रखना है। आगे बात करें तो 1911 की बात है। 1911 में वही जो ताइवान वाला हिस्सा है वहाँ से लेकर के एक विद्रोह हुआ था जिसका नाम था ताइपेई विद्रोह। तो ये चीन के इतिहास का सबसे ज़्यादा हिंसक गृह युद्ध था और इस गृह युद्ध में लगभग 2 करोड़ लोगों की डेथ हो गई थी। कितने लोगों की? 2 करोड़ लोगों की डेथ हुई थी। उसके बाद में जो चीन में गृह युद्ध चल रहा था वह समाप्त होता है 1949 में और माओ जेदांग, इनका नाम आपको जरूर ध्यान रखना है। माओ जेदांग की अध्यक्षता में चीन देश की स्थापना होती है। यानी कि जो मैंने आपको शुरुआत में बताया था, यहाँ पर आप लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे, ये जो था यहाँ पर, तो ये जो है पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, ये बना था 1 अक्टूबर 1949 को। और उसी समय जो यहाँ पर दूसरी पार्टी थी वह भाग के चली गई थी ताइवान में, तो ये बन गया था रिपब्लिक ऑफ चाइना। तो दोनों के बारे में आपको ध्यान रखना है कि 1 अक्टूबर 1949 को जो चाइना में चल रहा गृह युद्ध था वह समाप्त हुआ था और उसके बाद में चीन देश की स्थापना यहाँ पर हुई थी।
तो 1 अक्टूबर को चीन के द्वारा अपना स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। उसके बाद में जब 1949 में ये आज़ाद हुआ था तो फिर इसके द्वारा तिब्बत के ऊपर अपना कब्जा कर लिया गया। किसके ऊपर? तिब्बत नाम का जो हमारा पड़ोसी देश है उसके ऊपर चीन के द्वारा कब्जा कर लिया गया था। और फिर आप ये ध्यान रखेंगे कि 1971 में चीन संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का सदस्य भी बना था। आपने इतिहास में ये भी पढ़ा होगा कि कई सारे लोगों का ये मानना है कि जवाहरलाल नेहरू के द्वारा यह सीट चीन को ऑफर कर दी गई थी, जिसके बाद में चीन संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बन गया था। और उसी के बाद में चीन के द्वारा ये कोशिश की जा रही है कि हमारा देश कभी भी इसका सदस्य ना बनने पाए। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण बिंदु आपको और ध्यान रखना है, 2008 में पहली बार ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन चीन की राजधानी बीजिंग में किया गया था। और आपको ये ध्यान रखना है कि 2022 में जो हमारे विंटर्स ओलंपिक होंगे उनका आयोजन चीन की राजधानी बीजिंग में किया जाना है। तो अगर ये दोनों आयोजन हो जाते हैं, यानी कि पहला वाला तो हो चुका है, दूसरा वाला अगर बीजिंग में हो जाएगा तो इसके बाद में बीजिंग दुनिया का पहला ऐसा शहर बनेगा जहां पर शीत ओलंपिक के साथ साथ ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का भी आयोजन किया गया है। यानी कि हमारे दोनों प्रकार के ओलंपिक का आयोजन यहाँ पर किया गया है। इस प्रकार का ये पहला शहर बन जाएगा। तो ये भी आपको याद रखना है। अब हम समझेंगे चीन की थोड़ी सी राज व्यवस्था के बारे में। तो पहले आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर वन पार्टी सिस्टम है। क्या है? यहाँ पर वन पार्टी सिस्टम है। जैसे आप देखेंगे हमारे देश में आपको कई सारी पार्टियां मिलेंगी। अमेरिका की बात करते हैं तो वहाँ पर भी आपको मिलेंगी। दुनिया के बहुत सारे देशों में आपको कई सारी पार्टियां देखने को मिलेंगी जिनके बीच में चुनाव होता है और फाइनली जाकर के वहाँ पर जो बहुमत प्राप्त किया दल है वह सत्ता में आता है। लेकिन चीन में है वन पार्टी सिस्टम, यानी कि यहाँ पर एक पार्टी होगी और उसी पार्टी के भीतर ही सारे प्रकार के चुनाव होंगे और वहीं से एक व्यक्ति चुन करके आएगा जो कि बनता है चीन का राष्ट्रपति। तो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ की जो पार्टी है उसका नाम है CCP, यानी कि चाइना कम्युनिस्ट पार्टी या कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना। और शी जिनपिंग इसके वर्तमान में प्रमुख हैं और शी जिनपिंग 2012 से ही इसके महासचिव हैं इस पार्टी के और 2013 से ही ये बन गए थे राष्ट्रपति। कौन? शी जिनपिंग। तो ये आप यहाँ से ध्यान रखेंगे। बाकी अगर हम लोग बात करते हैं जो चीन की संसद है उसका नाम है नेशनल पीपल्स कांग्रेस। क्या नाम है? नेशनल पीपल्स कांग्रेस। तो मैंने आपको बताया था कि जो अमेरिका की संसद है उसका नाम है कांग्रेस, लेकिन जो चीन की संसद है उसका नाम है नेशनल पीपल्स कांग्रेस। तो यूएसए वाला वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन यहाँ पर आपको मिलेगा, उसके ऊपर क्लिक करिए, यूएसए का वाला वीडियो भी आप जरूर देख लीजिए। अब आपको मैं एक महत्वपूर्ण पॉइंट और बताता हूँ जो कि आपकी परीक्षा में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। चीन की जो संसद है उसमें कुल मिलाकर के 2980 सदस्य होते हैं और यह दुनिया के किसी भी देश में जो संसद हैं उनमें सदस्यों की संख्या के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा नंबर है। यानी कि किसी भी देश की संसद में इतने ज़्यादा सदस्य आपको देखने को नहीं मिलेंगे। तो यहाँ पर इनकी संख्या है 2980। अब आप ध्यान रखेंगे चीन के पहले राष्ट्रपति के बारे में। तो पहले राष्ट्रपति कौन थे? सुन यात सेन। लेकिन ये राष्ट्रपति थे जो प्रोविजनल गवर्नमेंट बनी थी 1912 में, यानी कि 1912 में जब यहाँ पर वो गृह युद्ध हो रहा था तो उस समय एक प्रोविजनल गवर्नमेंट बनी थी। उसके पहले राष्ट्रपति थे सुन यात सेन। लेकिन जब 1949 में पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की स्थापना होती है उसके बाद में पहले राष्ट्रपति बने थे माओ जेदांग। तो माओ जेदांग का नाम कई बार पूछा गया है, तो इनके बारे में आपको ध्यान रखना है कि माओ जेदांग चीन के पहले राष्ट्रपति बने थे 1949 में गृह युद्ध की समाप्ति के बाद में। तो ये हमने यहाँ पर समझ लिया वन पार्टी सिस्टम कैसे कार्य करता है। अगर आप लोग चाहेंगे तो मैं इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। अब बात करेंगे चीन के झंडे के बारे में, यानी कि जो इनका ड्रैगन वाला झंडा है। यहाँ पर आप देखेंगे ये है चीन का ऑफिशियल फ्लैग। तो 1 अक्टूबर 1949 को इसे भी अडॉप्ट कर लिया गया था और इस झंडे को आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर आपको रेड कलर देखने को मिलेगा। यहाँ पर एक बड़ा सा स्टार है, इसके चारों तरफ 4 छोटे छोटे स्टार आपको देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रेड कलर की। तो ये जो रेड कलर है वह आपके कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन का एक सिंबल है, यानी कि जो यहाँ पर चीन में क्रांति हुई थी उसका प्रतीक है लाल रंग।
बाकी 5 तारों की बात करते हैं तो इसमें जो बड़ा वाला तारा है ये चीन की कम्युनिस्ट पार्टी को रिप्रेजेंट करता है और बाकी जो अन्य 4 तारे हैं वह चीन की जनता को रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर इन तारों के माध्यम से ये दिखाया जाता है कि जो चीन की जनता है वह कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के नेतृत्व में एकता की भावना के साथ में रहने को तैयार है। यानी कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की अगुवाई में चीन में जो भी लोग हैं उनके बीच में एकता का प्रतीक है ये जो आपको 5 स्टार देखने को मिलेंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है। बाकी झंडे के डिजाइनकर्ता की बात करते हैं तो इनका नाम है जेन लियान सोंग। हालांकि ये पूछा तो ऐसे नहीं गया है जहाँ तक मैंने देखा है, लेकिन थोड़ा सा आपको इसके बारे में भी आइडिया रखना है। अब हम बात करेंगे चीन के जो भी प्रतीक हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं चीन के राष्ट्रीय पशु को जिसका नाम है जियान पांडा। ये आप देख सकते हैं ये चीन का राष्ट्रीय पशु है। राष्ट्रीय वृक्ष की बात करते हैं तो जिंको यहाँ का राष्ट्रीय वृक्ष है। ये आप देख सकते हैं जिंको जो कि काफ़ी शानदार दिखने वाला वृक्ष है, तो ये यहाँ का राष्ट्रीय वृक्ष है। राष्ट्रीय बर्ड की बात करते हैं तो रेड क्राउन क्रेन यानी कि सारस नाम की जो पक्षी होती है जिसके सिर के ऊपर आपको यहाँ पर लाल रंग का एक निशान मिलेगा, ये यहाँ की राष्ट्रीय चिड़िया है। राष्ट्रीय पुष्प की बात करते हैं तो द पियोनी यहाँ का राष्ट्रीय पुष्प है। ये आप देख सकते हैं कुछ कमल और गुलाब की जैसे इसकी आकृति होती है, नाम इसका है द पियोनी, तो ये यहाँ का राष्ट्रीय पुष्प है। राष्ट्रीय भाषा की बात करते हैं तो मंदारिन यहाँ की राष्ट्रीय भाषा है। कौन सी? मंदारिन यहाँ की राष्ट्रीय भाषा है। और आपको नीचे कमेंट में बताना है कि मंदारिन दुनिया में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषाओं में किस नंबर पर है, ये आपको नीचे कमेंट में बताना है। राष्ट्रीय फल की बात करते हैं तो चाइना का राष्ट्रीय फल है कीवी। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको कीवी मिलेगा जो कि राष्ट्रीय फल है। और राष्ट्रीय खेल सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है तो आप ध्यान रखेंगे चाइना का राष्ट्रीय खेल है टेबल टेनिस। तो एक बार फिर से थोड़ा सा यहीं पर रिवाइज कर लेते हैं। राष्ट्रीय पशु है जियान पांडा, राष्ट्रीय वृक्ष है जिंको, राष्ट्रीय चिड़िया यहाँ की है रेड क्राउन क्रेन, राष्ट्रीय पुष्प यहाँ का है द पियोनी, राष्ट्रीय भाषा यहाँ की है मंदारिन, राष्ट्रीय फल यहाँ का है कीवी और राष्ट्रीय खेल यहाँ का है टेबल टेनिस। अब हम लोग बात करेंगे चीन में कृषि उत्पादों की। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जिस प्रकार से वर्तमान में टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में चीन कहीं ना कहीं अमेरिका को पीछे छोड़ रहा है, उसी प्रकार से अगर हम लोग एग्रीकल्चर प्रोडक्शन की बात करते हैं यानी कि जो भी कृषि उत्पादन होता है उसमें भी यह दुनिया के शीर्ष देशों में शामिल है। खाद्य और कृषि संगठन यानी कि फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन की 2017-18 की जो रिपोर्ट है उसके अनुसार मैं आपको यहाँ पर कुछ डेटा बता रहा हूँ। हम लोग बात करते हैं गेहूँ की, इसके अलावा बात करते हैं चावल की या फिर धान की, चाय की बात करें, मूंगफली की बात करें, प्याज की बात करें, पत्ता गोभी की बात करें, आलू की बात करें, फूल गोभी की बात करें, गाजर, ककड़ी, नाशपाती, अंगूर, स्ट्रॉबेरी या फिर टमाटर की बात करते हैं तो इन सभी के उत्पादन में चीन दुनिया में पहले स्थान पर है। किस स्थान पर है? फर्स्ट पोजीशन पर है चीन इन सभी के उत्पादन में। उसके बाद में आपको ध्यान रखना है कि भारत के बाद में चीन आम और अमरूद के उत्पादन में द्वितीय स्थान पर है। किस स्थान पे है? हमारे देश के बाद में ये सेकंड पोजीशन पर है। वहीं पर आप देखेंगे कॉटन या फिर जो हमारा ऊल हो गया या फिर जो हमारा सिल्क है, इन सभी के उत्पादन में भी चीन प्रथम स्थान पर है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि जो भी हमारे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट होते हैं, चाहे हम लोग बात करते हैं खाने वाले अनाजों की या फिर हम बात करते हैं सब्जियों की या फिर हम बात करते हैं फलों की, इन सभी के उत्पादन में भी चीन का दुनिया में प्रथम स्थान है। तो ये आपको यहाँ से ध्यान रखना है। बाकी अगर हम लोग थोड़ा सा यहाँ पर बात करते हैं जो हमारे मेटल होते हैं या फिर जो हमारी अन्य प्रकार की धातुएं होती हैं उन सभी के उत्पादन में, तो आपको ये याद रखना है कि कोयले के उत्पादन में भी चीन शीर्ष पर है, फ्लोराइड के उत्पादन में भी शीर्ष पर है, एल्यूमिनियम के उत्पादन में भी ये शीर्ष पर है, बिस्मथ के उत्पादन में भी शीर्ष पर है, स्वर्ण यानी कि सोने के, मरकरी, टीन, जिंक, टाइटेनियम, इन सभी के उत्पादन में चीन है पहले स्थान पर। लौह अयस्क यानी कि आयरन और बॉक्साइट, इनके उत्पादन में चीन है दूसरे स्थान पर। और चीन के बारे में आपको ये ध्यान रखना है कि वर्तमान में नॉमिनल जीडीपी के अनुसार चीन दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। पहली सबसे बड़ी कौन सी है? तो पहली है अमेरिका और उसके बाद में आती है चीन का नंबर। तो चीन यहाँ पर है दूसरे स्थान पर। अपने देश भारत की बात करते हैं तो हमारा देश 5वें स्थान पे है, ये भी आपको यहाँ से ध्यान रखना है।
अब हम लोग चीन से जुड़े हुए कुछ अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में जानेंगे जो कि आपकी परीक्षाओं में कई बार पहले पूछे जा चुके हैं। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि जो चीन की सभ्यता थी, जैसे हमारे यहाँ पर सिंधु घाटी की सभ्यता थी जो कि सिंधु नदी के किनारे हुई थी, उसी प्रकार की चीन की जो सभ्यता थी वह होंगहो नदी के किनारे विकसित हुई थी। किस नदी के? होंगहो नदी के किनारे विकसित हुई थी, जिसके बारे में अभी हम लोगों ने डिस्कस किया। इसका नाम था येलो रिवर। क्या नाम था? येलो रिवर। तो इसी के किनारे विकसित हुई थी चीन की सभ्यता, और इसी के कारण यह जो चीन की नदी है उसे मदर रिवर ऑफ चाइना के नाम से भी जाना जाता है। जैसे हम लोग अपने यहाँ पर गंगा नदी को गंगा माता कहते हैं, उसी प्रकार से चीन के द्वारा होंगहो नदी को मदर रिवर ऑफ चाइना के नाम से जाना जाता है। होंगहो नदी की बात करते हैं तो इसको चीन का शोक भी कहा जाता है। किसको? होंगहो नदी को चीन का शोक भी कहा जाता है। अब शोक कहे जाने के पीछे का कारण क्या है? जैसे आप देखेंगे जो कोसी नदी है उसको बिहार का शोक कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि उसके कारण बिहार में आती है बाढ़। तो उसी प्रकार से होंगहो नदी को चीन का शोक कहा जाता है। चीन की राष्ट्रीय भाषा मैंने आपको बता ही दिया कि यहाँ की राष्ट्रीय भाषा है मंदारिन। दो चीनी यात्रियों के बारे में भी आपको ध्यान रखना है, जिनमें से पहले हैं ह्वेनसांग। तो ह्वेनसांग ये हर्षवर्धन के शासनकाल में हमारे देश भारत में आए थे, और एक चीनी यात्री और थे जिनका नाम था फाहियान। ये चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत में आए थे। तो ये प्रश्न कई बार रिपीट हो चुके हैं, तो इनके बारे में आपको यहाँ से ध्यान रखना है। आगे हम बात करेंगे दुनिया के सबसे लंबे पुल के बारे में। तो दुनिया का सबसे लंबा पुल है जिसकी लंबाई है 165 किलोमीटर, और इसका नाम है डैनयांग कुनशान ग्रैंड ब्रिज, जो कि आपको चीन देश में देखने को मिलेगा। और इस ब्रिज की बात करते हैं तो शंघाई और बीजिंग के बीच में जो हाई स्पीड रेलवे नेटवर्क है उसी पर बना हुआ है ये हांगकांग जूहाई मकाओ ब्रिज। तो इस ब्रिज के बारे में आपको ध्यान रखना है। इसका नाम है डैनयांग कुनशान ग्रैंड ब्रिज, और ये शंघाई और बीजिंग के बीच जो हाई स्पीड रेलवे नेटवर्क है उसके ऊपर बनाया गया है, और इसकी लंबाई है 165 किलोमीटर। चीन में एक आपको झील मिलेगी जिसका नाम है पोयांग झील। क्या नाम है? पोयांग झील। और ये चीन की सबसे ऊंची झील है, यानी कि हाईएस्ट पॉइंट पर स्थित ये झील है। किंगहाई झील की बात करते हैं तो यह चीन की सबसे बड़ी झील है। तो इसके बारे में भी आपको ध्यान रखना है कि पोयांग झील चीन की सबसे बड़ी झील, सबसे ऊंची झील है, और किंगहाई झील की बात करते हैं तो यह चीन की सबसे बड़ी झील है। अब हम बात करेंगे विश्व के सबसे ऊंचे बांध की। तो सबसे ऊंचा बांध है चीन का जिसका नाम है 305, जिसका नाम है जिनपिंग फर्स्ट डैम। तो 2010 में यह तैयार हुआ था, और यह चीन के यालोंग नदी के ऊपर बनाया गया है। तो आपको याद रखना है विश्व का सबसे ऊंचा बांध है जिनपिंग फर्स्ट डैम, जिसकी ऊंचाई है 305 मीटर, और यह चीन के यालोंग नदी के ऊपर बनाया गया है। अब हम लोग बात करेंगे चीन के सेंट्रल बैंक की। जैसे हमारे यहाँ का केंद्रीय बैंक है जिसका नाम है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उसी प्रकार से चीन का जो केंद्रीय बैंक है इसका नाम है पीपल्स बैंक ऑफ चाइना। तो इसके बारे में भी आपको ध्यान रखना है। चीन के इतिहास के बारे में मैंने आपको बताया कि 1949 में इसको आज़ादी मिल गई थी, यानी कि स्थापना हो गई थी। 1950 पे इसने तिब्बत के ऊपर कब्जा कर लिया था, और फिर 29 अप्रैल 1954 को उस समय के जो हमारे पीएम थे जवाहरलाल नेहरू, उनके साथ में चीन के द्वारा पंचशील समझौता भी किया गया था। हालांकि चीन ने इस पंचशील समझौते को नहीं माना, और उसके बाद में जिनजियांग से लेकर के तिब्बत तक एक रोड भी बना दिया था जो कि हमारे अक्सई चीन से होकर के गुजरता था, यानी कि जो हमारा लेह वाला लद्दाख वाला एरिया है वहाँ से होकर के गुजरता था। और उसी के परिणाम स्वरूप 1962 में एक युद्ध होता है भारत और चीन के बीच में, और उस समय हमारे देश की तैयारियां उतनी ज़्यादा बेहतर नहीं होती हैं, जिस कारण से भारत को इस युद्ध में हार का सामना करना पड़ता है। चीन की सेना की बात हुई है तो आपको ये ध्यान रखना है, यहाँ की सेना का नाम है पीपल्स लिबरेशन आर्मी। क्या नाम है? पीपल्स लिबरेशन आर्मी चीन की सेना का नाम है। चीन की स्पेस एजेंसी की बात करते हैं तो इसका नाम है सेंट्रल नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। क्या नाम है? सेंट्रल नहीं, चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये यहाँ की स्पेस एजेंसी है जिसकी स्थापना 1992 में हुई थी। चीन के कुछ स्पेस मिशन के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न पूछा गया है। तो आपको ध्यान रखना है कि चीन के द्वारा जो पहला आर्टिफिशियल सैटेलाइट लॉन्च किया गया था इसका नाम था डोंगफेंग यांग। क्या नाम था? डोंगफेंग यांग।
और ये चीन का पहला आर्टिफिशियल सैटेलाइट था। चीन के द्वारा 2022 तक स्पेस में एक स्पेस स्टेशन बनाए जाने की भी योजना है। वर्तमान में एक ही स्पेस स्टेशन है जिसका नाम है ISS यानी कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, जिसको अमेरिका, कनाडा, उसके अलावा यूरोपियन स्पेस एजेंसी, जापान की स्पेस एजेंसी ने मिलकर के बनाया है। तो चीन संभवतः दुनिया का पहला ऐसा देश होगा जिसके द्वारा अकेले अपने दम पर एक अंतरिक्ष में स्पेस स्टेशन बनाया जाएगा और 2022 तक इसके निर्माण की योजना है। बात है 2003 की, तो 2003 में स्पेस में पहुंचने वाले पहले चाइनीज व्यक्ति थे। इनका नाम था यांग लिवेई। क्या नाम था? यांग लिवेई। तो ये पहले एस्ट्रोनॉट थे। और ये भी पूछा गया है कि पहली महिला कौन थी। तो आपको ध्यान रखना है कि 2012 में लियू यांग नाम की जो चीनी महिला थी, यह स्पेस में पहुंचने वाली पहली चीनी महिला थी। तो इसके बारे में भी आपको ध्यान रखना है। बाकी स्पेस से जुड़े हुए जो भी आपके प्रश्न हैं उनके ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो आपको जल्दी करवा दूंगा, और उस वीडियो को अगर आप लोग देख लेंगे तो RRB NTPC में संभवतः आपको 1 से 2 अंक ज़्यादा मिल जाएंगे। तो इस तरीके से इस वीडियो में हमने चीन के बारे में डिस्कस किया। वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है। और अगर आपका कोई भी सुझाव है जिसको आगे के वीडियो में जोड़ा जा सकता है तो उनके बारे में भी नीचे कमेंट में आपको बताना है। इस वीडियो को समय देने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, और सबसे ज़रूरी, पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।